तो आज चैप्टर 6 पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर 6 का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब अवकलन के अनुप्रयोग। अभी तक हमने जितना भी अवकलन पढ़ा है, अवकलन पढ़ चुके ना। अवकलन जो हमने पढ़ा है उस अवकलन में केवल और केवल हमने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होगा ये सीखा, ठीक है। पर अब हम सीखेंगे कि उस डेरिवेटिव का यूज क्या करना है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट ऑफ डेरिवेटिव, जिसे हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या फिर अनुप्रयोग कह रहे हैं। अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है? किसी चीज का प्रयोग करना, ठीक है। तो किस टाइप से करेंगे? जैसे कि मान लिया कि एक चार्ट पेपर है, ये कौन से आकार में है बताओ? बेलन के आकार का है नहीं। अब इसी से ये चार्ट पेपर जो है, इसी चार्ट पेपर का यूज करके कई सारे अलग अलग आकृति के बेलन बनाए जा सकते हैं, कई सारे अलग अलग साइज के बेलन बनाए जा सकते हैं। बताओ हाँ है ना? बनाए जा सकते हैं। पर अब हम तुमसे ये पूछेंगे कि बताओ जितने भी बेलन बने, क्या उन सब का जो आयतन रहेगा वो समान रहेगा? नहीं पता अभी। चलो मान लिया कि ये दो पेज हैं, दोनों A4 साइज के हैं, ठीक है। इससे एक बेलन बनाया हमने, ये बेलन बन गया। बताओ बेलनाकार है ना? अगर इसे नीचे से बंद कर दें और इसमें पानी भरें, मतलब ये तो खैर कागज है, पर अगर एल्यूमिनियम शीट का बनाए या लोहे का बनाए, लोहे की चादर का बनाए, इसमें पानी भरा जाए तो इसमें आयतन की मात्रा कितनी मान ले? V मान ले। कुछ आयतन आ सकता है इसमें। अब हमने इसी कागज का यूज करके एक बेलन ऐसे है बनाया, कागज वही है, आकृति बेलनाकार है, बस अब विमाएं चेंज हो गई, इसकी डायमेंशन चेंज हो गई। अब इसमें पानी भरा जाए और इसका वॉल्यूम माना जाए V2, तो क्या V1 और V2 बराबर निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। हो सकता है कि इस वाले में ज्यादा पानी आए, और जो कि आएगा भी, ठीक है। अब अगर हम इस बेलन को और पतला करें और फिर इसमें पानी भरें, इसमें वॉल्यूम आएगा V3, तो इसमें आयतन कोई अलग आ गया। तो क्या तीनों आयतन सेम आएंगे? नहीं आएंगे, तीनों आयतन अलग अलग आएंगे। अब इन तीन आयतन में से निश्चित है कि कोई एक सबसे बड़ा होगा, कोई एक सबसे छोटा होगा। मतलब ये है कि बात आती है कि इस चादर से, इस एल्यूमिनियम शीट से, अगर ये एल्यूमिनियम शीट है तो एक ऐसा बेलनाकार कंटेनर हमें तैयार करना है जिसमें हम मैक्सिमम स्टोरेज रख सकें। पर उसे बनाने के लिए हमें इसकी एक्यूरेट विमाएं पता होनी चाहिए, ठीक है। तुक्के में हम नहीं बना सकते, क्योंकि अगर तुक्के में बनाएंगे तो पॉसिबल नहीं है कि हमेशा 100% वही आकृति बने जिसमें मैक्सिमम स्टोरेज रखी जा सकती है, ठीक है। मान लिया कि हमारे पास दो इंजीनियर हैं, तुम्ही में से कोई दो इंजीनियर बन गए, ठीक है। दोनों इंजीनियरों का काम है किसी एक प्रोजेक्ट को पूरा करना। उस प्रोजेक्ट के लिए दोनों को सेम प्रोजेक्ट दिया गया और दोनों से कहा गया, और दोनों को प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए कुछ ऑयल की जरूरत है, ईंधन, पेट्रोल हो सकता, डीजल हो सकता, केरोसिन हो सकता, कुछ भी हो सकता, ठीक है। मान लिया कि कंप्लीट करने के लिए उस चीज की जरूरत पड़ रही, और जिसने ठेका दिया है उसने कहा कि आपके पास जितना भी ऑयल स्टोर करना है वो एक बार में इंपोर्ट करा सकते हैं, और जितना करा पाओ तुम उतना करा लो। पर शर्त सिर्फ एक है कि आपको जो कंटेनर बनाना है वो केवल इसी सीट से बनाना है जितनी सीट उसने दी है। मान लिया कि उसने सीट कुछ भी दी, ठीक है। मान लिया कि ये सीट दी उसने। अब इससे हमें एक ऐसा कंटेनर बनाना है, भाई दोनों के पास है ना, दोनों के पास सेम चादर है, सेम सीट है दोनों के पास, दोनों कंटेनर बनाए। अब क्योंकि इंपोर्ट केवल एक बार ही होगा, सबको पता है इंपोर्ट कराने से बहुत खर्चा होता। अब अगर यहां से हम दिल्ली से 2 ट्रक यहां मंगाए, काहे के? केरोसिन के या पेट्रोल के, तो भाई पेट्रोल का तो
अलग लगेगा, पर वहां से यहाँ तक का जो इम्पोर्ट का खर्चा आएगा वो भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जो ट्रक होगा वो फ्री में थोड़ा ना आ जाएगा, तो वो लाने में भी बहुत खर्चा होता, तकरीबन 50-60 हजार 40 हजार ऐसा खर्चा आ जाता। ठीक है, तो फायदा इसी में है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऑयल स्टोर कर सके। अब ये इंजीनियर ए है, इंजीनियर बी है, ठीक है, इसने कंटेनर बना दिया, एक बेलनाकार कंटेनर बना दिया, कैसे वी ने मोड़ दिया और बन गया कंटेनर, उसमें वॉल्यूम आया V1, पर इस वाले इंजीनियर ने सोच समझ के बनाया। ठीक है, सोच समझ के कैसे बनाया, इसने कैलकुलेशंस लगाई और पता लगाया कि इस इतनी चादर से मैं ऐसा कौन सा कंटेनर बना सकता हूं जिसमें हाईएस्ट वॉल्यूम आ सके, उससे ज्यादा वॉल्यूम ही ना आ सके। ठीक है, तो उसने कैलकुलेशन करके एक कंटेनर बनाया जो कि V2 है। अब 100% ये रहेगा कि V2 उसने क्योंकि कैलकुलेशन करके बनाया है कंटेनर, उससे ज्यादा वॉल्यूम अब आ ही नहीं सकता इन चादरों में। बताओ फिक्स है या नहीं? तो ये बात निश्चित है कि इसके पास कम ऑयल है, 100%। बताओ है या नहीं? निश्चित है कि इसके पास कम ऑयल है। क्यों? क्योंकि इसने कैलकुलेशन करके नहीं बनाया, ये उन विमाओं तक नहीं पहुंच पाया, ये उन डायमेंशन तक नहीं पहुंच पाया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये इंजीनियर इसकी अपेक्षा बेकार इंजीनियर है। बताओ है या नहीं? क्यों? क्योंकि इसने खुद का अपना बहुत ज्यादा नुकसान कर लिया। अब अगर ऑयल की जरूरत थी 1000 लीटर और इस वाले में 1020 लीटर आता है और इसमें इसका आ रहा 800 लीटर, तो बताओ इसे 200 लीटर दोबारा इंपोर्ट कराना पड़ेगा या नहीं? अब ट्रक में चाहे तुम 200 लीटर मंगाओ चाहे 1000 लीटर मंगाओ, खर्चा आपका उतना ही आएगा, तो इसका दोबारा इंपोर्ट का खर्चा लगेगा, इसको बहुत बड़ा नुकसान पड़ जाएगा। बताओ पड़ेगा या नहीं? समझ आ रहा? तो ये सब जो कैलकुलेशंस होंगी हम डिफरेंशिएशन के यूज से इनको निकालेंगे कि ये मैक्सिमम कितना कंटेनर में अपना स्टोर कर सकता चीज है, ये कितना कर सकता, तो ये आता है मैक्सिमम मिनिमम के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक चैप्टर मतलब इस चैप्टर में एक ब्रांच है मैक्सिमा मिनिमा कहते हैं हम उसे। ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद सबको पता है कि y बराबर साइन एक्स जो है, ये तो हमने बता दिया, मैक्सिमा मिनिमा का पार्ट हो गया। अब हम आते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर। ठीक है, वर्धमान और ह्रासमान, ये क्या होता? अभी हम मैथ नहीं पढ़ रहे, अभी हम अपने दैनिक जीवन में इसका यूज क्या है वो बता रहे। मैथ के बारे में अभी हमने कोई बात नहीं करी, केवल हम दैनिक जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात आती है जैसे कि y बराबर साइन एक्स, y बराबर साइन एक्स सबको पता है क्या होता, और ये बात भी सबको पता है जो साइन रहता वो -1 से +1 तक रहता। -1 से छोटी वैल्यू नहीं हो सकती और +1 से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती। साइन का जो रेंज रहता वो -1 से +1 तक रहता, ना -1 से नीचे जा सकता ना +1 से ऊपर जा सकता। ये बात तो क्लियर है। कैसे पता किया? सबको पता है साइनोसोडल वेव क्या होती, y बराबर साइन एक्स है, तो y बराबर साइन एक्स ग्राफ सब जानते हैं। हमें लिख दे रहा है चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स, क्योंकि सबको पता है साइन एक्स का जो ग्राफ है वो ऐसा बनता और ऐसे बनता जाता इनफाइनाइट तक, है नहीं? यही जो ग्राफ रहता वो साइनोसोडल वेव का रहता। बताओ रहता नहीं रहता? साइनोसोडल वेव का भी यही रहता ना, एसी अल्टरनेटिंग करंट ऐसे ही रहता। तो यहां पर जो साइन है वो इससे ऊपर नहीं जा पा रहा और -1 से नीचे नहीं जा पा रहा। चलो ठीक, तो ये साइन यहीं तक घूम रहा। ठीक, कॉस y इक्वल टू कॉस एक्स, ये +1 से स्टार्ट होता। ठीक है, पर इसका जो रहता है वो भी -1 से +1 रहता, कॉस एक्स इतना ही रहता, इक्वल टू भी रह सकता। हम कहना ये चाह रहे हैं कि इनका तो हमें पता है कि जो साइन है वो +1 के ऊपर जाता ही नहीं है कभी। साइन एक्स क्या है? एक फंक्शन है, किसका फंक्शन है? एक्स का। बताओ है या नहीं?
तो y एफ है जो साइन एक्स है वो साइन का फंक्शन, वो एक्स का फंक्शन है, जो कॉज एक्स है वो भी एक एक्स का फंक्शन है। तो ऐसे तो एक्स के फंक्शन बहुत से आते होंगे। मान लिया कि एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स एक्सेस को इसने 2 बार काटा होगा, मान लिया इसका ग्राफ ये। तो इस हिसाब से इसका कोई ना कोई मैक्सिमम पॉइंट होगा, एक ऐसा पॉइंट, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये ग्राफ, हमें नहीं पता, एक मिनिमम पॉइंट होगा, या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद फंक्शन अपना जो प्रकृति है वो चेंज कर देती है। जैसे कि हमने यहाँ x का वैल्यू 1 रखा तो इसका वैल्यू कुछ आएगा, 2 रखा तो कुछ आएगा, 3 रखा तो कुछ आएगा, 4 5 6 7 8, x का वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते y का वैल्यू बढ़ता जाएगा। पर क्या ये वैल्यू हमेशा x का वैल्यू बढ़ाने पर क्या y का वैल्यू हमेशा बढ़ता जाएगा? ये जरूरी नहीं है हर फंक्शन के लिए, ठीक है। मतलब ये है कि x का वैल्यू आप बढ़ाते जाओ, y का वैल्यू बढ़ता तो जाएगा पर एक सैचुरेशन पॉइंट तक बढ़ेगा और उसके बाद वो घटने लगेगा। या फिर आप x का वैल्यू जब बढ़ा रहे हैं तो y का वैल्यू एक सैचुरेशन पॉइंट तक घटेगा और उसके बाद फिर बढ़ने लगेगा, ठीक है। ये सब चीजें पता लगाने के लिए हम यूज करेंगे डेरिवेटिव्स का, ठीक है। काय का यूज करेंगे? डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन। इन्हें हम एक्सरसाइज में कैटेगराइज करके बता रहे हैं। सेक्टर 6 में सबसे पहले है 6.1, जहां बात होती है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज का मतलब है, मान लिया कि एक ठहरा हुआ जल है, तालाब सभी ने देखा है, तालाब का जल ठहरा हुआ रहता शांत, है ना। उसमें अगर हम एक पत्थर डालें, सभी ने पत्थर डाले होंगे, ठीक है। तो अगर उसमें हम एक पत्थर डालें या कंकड़ डालें तो उसमें एक वृत्ताकार वलय बनता है, बताओ बनता नहीं बनता? और जो वलय बनता है वो इनफाइनाइट तक बनता जाता है। इनफाइनाइट का मतलब है जब तक तालाब खत्म ना हो जाए तब तक वो बनता जाता, बताओ बनता है नहीं बनता? मतलब समय के साथ उसकी जो त्रिज्या है वो भी बढ़ती जा रही, वृत्त की त्रिज्या भी बढ़ती जा रही, क्षेत्रफल भी बढ़ता जा रहा और उसकी परिधि भी बढ़ती जा रही। बताओ बढ़ रही नहीं बढ़ रही? अगर मैं क्वेश्चन में यही कह दूं कि अगर इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर पर मिनट या पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, मतलब इसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। 5 सेंटीमीटर पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर बढ़ रही है, तो बताओ इसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? इस टाइप के क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज में आएंगे। जैसे कि ये थोड़ा कम समझ में आया होगा, दूसरे शब्दों में कहें, मान लिया यहां पर एक सीढ़ी है, या फिर ये एग्जांपल में दें, ये एक सीढ़ी टिकी दीवार है। अब इस सीढ़ी को अगर मैं यहां से इस साइड को खींचूं तो बताओ क्या ये नीचे खिसकेगी? बिल्कुल खिसकेगी। और जिस स्पीड से मैं इसे इस साइड खींचूंगा उसके समानुपाती स्पीड से ये नीचे गिरेगी। मतलब बराबर स्पीड से नहीं गिरेगी पर इनका रेशियो सेम होगा। मतलब यहां से हम इसे खींचे तो ये भी नीचे गिरेगी, जितनी स्पीड से खींचेंगे उतनी ज्यादा स्पीड से नीचे गिरेगी। रेशियो सेम होगा, स्पीड सेम नहीं होगी, याद रखना, है ना। समझ आ रहा? अगर मैंने कहा इस सीढ़ी का निचला सिरा मैं 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बाहर खींच रहा, मतलब एक 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बाहर खींच रहा, तो बताओ कि इसकी जो हाइट है वो किस दर से कम हो रही? ऐसा क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन हम रेट ऑफ चेंज में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, जैसे कि हमने कहा एक ट्रैक्टर की ट्रॉली सबने देखी होगी, बचपन में ट्रॉली में से बालू जो खाली होती है वो सबने देखा होगा। अब तुमने एक चीज नोटिस करी होगी, जब वो बालू खाली होती है तो एक शंक्वाकार ढेरी बना देती, पता बनाती नहीं बनाती? बनाती है नहीं? उसी को अगर हम एक एग्जाम्पल मान के कहें कि एक पाइप है, इस पाइप में से रेत गिर रही और नीचे एक शंक्वाकार ढेर बनाती है, तो अगर रेत हर 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही हो, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड बताता है, सेंटीमीटर क्यूब मतलब किसका यूनिट होता है? वॉल्यूम का, मतलब ये आयतन है। तो बताओ इस शंकु की ऊंचाई 10 मिनट बाद क्या होगी?
इस शंकु की ऊंचाई 10 मिनट बाद क्या होगी, जबकि इसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या से 6 गुनी है। मतलब ये r है तो ये 6r है, 6 गुनी। इस टाइप के क्वेश्चन पता लगाने के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। समझ आ रहा? एक बड़ी टंकी है, उसमें एक नल लगा, एक बड़ी टंकी है उसमें एक नल लगा, नल से पानी बहता है 5 सेंटीमीटर पर मिनट, 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से। तो बताओ कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी? डिफरेंशिएशन का यूज होगा। मतलब डिफरेंशिएशन बहुत सी चीजों में यूज होता है अपने दैनिक जीवन में। एक्सेलरेशन, त्वरण जो है वो क्या है? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज तो है ही भाई, वॉल्यूम का, वॉल्यूम नहीं, ये वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं हम टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या बन जाता है? एक्सेलरेशन, त्वरण बन जाता है। बता बनता है नहीं बनता? ये है क्या? रेट ऑफ चेंज ही तो है ये। स्पीड जो है वो क्या है? रेट ऑफ चेंज। आप टाइम के रिस्पेक्ट में आपकी जगह में जो परिवर्तन हुआ उसे हम क्या कहते? क्या कहते? रेट ऑफ चेंज। समझ में आ रहा? चेंज किस में चेंज हुआ? ये आपकी जगह में चेंज हुआ, मतलब आपने विस्थापन किया या नहीं किया? तो हर जगह रेट ऑफ चेंज यूज होता है, जो यहां भी होता है और यहां भी हो रहा है। मैं अगर कहूं कि एक कार है, कार किसी भी एक त्वरण से चलती है, कितने समय में वो विराम अवस्था में आ जाएगी? ऐसा क्वेश्चन कहा मैंने, तो क्या करोगे? मैंने कहा एक कार का जो वेग है वो, कार का जो वेग है b, ये 5t³ प्लस 11t² प्लस 8 के रूप में है। तो बताइए कितने समय बाद इसका त्वरण शून्य हो जाएगा? कितने समय बाद इसका त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य। अब त्वरण शून्य हो जाने का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? भी हमें दिया है, एक्सेलरेशन निकलेगा जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। एक्सेलरेशन क्या होता? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने इसका डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इस सब का डेरिवेटिव हो गया, ये क्या आ गया? एक्सेलरेशन। और जैसे ही हम इसका डिफरेंशिएट किए एक्सेलरेशन आ गया। और एक्सेलरेशन क्या कह रहा है? जीरो कब होगा? तो हमने एक्सेलरेशन को जीरो रख के टाइम का वैल्यू निकाल लिया। तो बताओ कितने समय में होगा जीरो? पता चल गया हमें कि नहीं चल गया? डिफरेंशिएशन का ये सब यूज है। ये तो रहा 6.1 की बात, रेट ऑफ चेंज। अब आते हैं 6.2 पे, जो कि हमने बताया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अभी हाल हमने बताया sin x cos x वगैरह। मतलब कोई ग्राफ का मैक्सिमम पॉइंट और कहां से वो बढ़ना स्टार्ट हो रहा, कहां से घटना स्टार्ट हो रहा। मतलब हमें एक वैल्यू पता है, उस वैल्यू के बाद बताओ ये फंक्शन बढ़ा है या घटा है। ठीक है, समझ में आ रहा? जैसे हम मान लो यहां होते, यहां खड़े हम इस साइड देखेंगे तो इससे पता चलता है कि जो साइन था वो बढ़ते बढ़ते आया है, और इस साइड देखेंगे तो हमें पता चलेगा अब ये घटेगा, है ना? समझ आ रहा है इन सब चीजों को? अभी और डीपली पढ़ाएंगे जब लाइन बाय लाइन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अभी सारी एक्सरसाइजों का एक रिव्यू दे रहे हैं। अब आओ 6.3 पे। 6.3 में क्या है? 6.3 में है स्लोप एंड टेंजेंट। मतलब इस चैप्टर का नाम ही है एक तरीके से रेट ऑफ चेंज, स्लोप एंड टेंजेंट। स्लोप एंड टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखाएं। किसी वक्र पर हमें स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना, लंब रेखा का समीकरण निकालना। दो वक्र एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, फिर छेद करते हैं, दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, लंबवत हैं। ये सब चीजें निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर एक बढ़िया क्वेश्चन दिया, हमने कहा कि एक वक्र है, ये क्या है? वक्र। वक्र क्या होता? हर वो रेखा जो अपने मार्ग से विचलित हो जाए वो एक वक्र का निर्माण करती है। समझ आ रहा? रेखा क्या होती है? एक सीधी स्ट्रेट लाइन, पर वो रेखा अगर मुड़ जाए, अपने मार्ग से विचलित हो जाए, तो फिर हम उस रेखा को रेखा नहीं कहेंगे, फिर हम उसे क्या कहेंगे? वक्र। वक्र कई टाइप के होते हैं, जैसे 11th में हमने पढ़ाया हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स है, सर्कल है ना? सब बताया नहीं बताए? तो वो सब क्या है? वक्र है। उनमें से एक वक्र ये मान लो, हमने कहा इस वक्र पर किसी एक बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो।
स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है तो हम इसे डिफरेंशिएशन के यूज से निकाल सकते हैं। 11th क्लास में स्पर्श रेखा अभिलंब रेखा के समीकरण हमने पढ़े हैं, पर वो हम बहुत लो लेवल के पढ़ते हैं, ठीक है, और पर फिर भी हमें थोड़े से डिफिकल्ट लगे थे क्योंकि हमने बहुत लॉन्ग किए थे उन्हें, है ना, फिर धीरे धीरे सीख गए थे तो आसान लगने लगे थे। पर अब डिफरेंशिएशन के यूज से वो सब चीजें जो बहुत डिफिकल्ट लगती थी हमें वो बहुत आसान लगने लगी, ठीक है। कैसे, देखो, मान लिया कि कोई एक y इक्वल टू 2x प्लस 3 एक लाइन है, इसका हमें प्रवणता निकालनी, प्रवणता सबने निकाल ली है। किसी रेखा की प्रवणता निकालने के लिए क्या करते, उसकी तुलना y बराबर mx प्लस सी से कराते, y बराबर mx प्लस सी से तुलना कराएं तो m का वैल्यू कितना आ जाता है 2। पर ये तो अभी y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में ऑलरेडी लिखा था तो हमें आसान लगा, पर अगर ये लिखा होता है ऐसे 2 ब्रैकेट x माइनस 5 इक्वल टू 11 y माइनस 2 प्लस 1 तो हम क्या करते, पहले इसे y बराबर mx प्लस सी में चेंज करते, फिर उसके बाद हम इसमें तुलना करा के m का वैल्यू निकालते। पर अब देखो कितना आसान है, m क्या होता है हमने बताया है, m का मतलब होता है dy अपॉन dx। स्टार्टिंग में ही हमने बताया m जैसे हम tan थीटा कहते हैं dy अपॉन dx y1 y डैश या फिर f डैश x, कहा हमने नहीं कहा। तो अब अगर हमें dy अपॉन dx ही निकालना है तो क्यों ना हम इसका डिफरेंशिएशन ही कर दें और dy अपॉन dx का वैल्यू निकाल दें। डिफरेंशिएशन किया तो dy अपॉन dx 2x का कितना आ जाएगा 2, ये निकला ही प्रवणता, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन के यूज से अब हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आ गया एक्सरसाइज 6.3 पे। अब 6.4 पे आओ। 6.4 क्या कहती है, 6.4 में जैसे कि हम कहें 5 का वर्ग कितना होता है, बताओ 5 का स्क्वायर कितना होता है, सबको पता है। 7 का क्यूब कितना होता, 343, ठीक है। अब अगर हम कहें 7 का 25 का स्क्वायर रूट बताओ, वर्गमूल कितना होगा 5, ठीक है। पर अगर हम कहें मतलब ऐसे हमने लिखा 25 की होल पावर 1/2, मतलब रूट है ना ये तो इसका मतलब क्या है 5। पर अगर हम कहें 25 की पावर 1/102 तो क्या करोगे, हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अभी तक तो नहीं कर पाएंगे, बताओ कर लेंगे इसे सॉल्व, नहीं कर पाएंगे ना। 32 की पावर 1/5 अगर हम लिखें तो बड़े आसानी से कर लेंगे, 1/15 लिखने से ही पसीना आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको डील करने के लिए भी हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे और बड़े ही सिंपल तरीके से इसका आंसर आ जाएगा, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं, ठीक है। अब आओ 6.5। 6.5 की वैल्यू हम मतलब चर्चा सबसे पहले हमने की थी, जो 2 कंटेनर बनाने की बात की थी, मतलब मैक्सिमम एंड मिनिमम, मतलब ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो उस चीज के संग, कम से कम आप क्या कर सकते हो उस चीज के संग, तो उसे हम कहते हैं मैक्सिमम और मिनिमम। बात आ रही समझ में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। इन 5 एक्सरसाइजों में 5 अलग अलग टॉपिक हैं और ये टॉपिक अगर तुम लोग ठीक से पढ़ लो तो कोई भी बुक हो, कोई भी चैप्टर हो डिफरेंशिएशन का आराम से आ सकता, क्योंकि इन्हीं 5 से क्वेश्चन बनते और कहीं से नहीं बनते, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो आईआईटी हो, कुछ भी हो, यहाँ के अलावा कुछ नहीं बनना। हाँ बस क्वेश्चन अजीब से दिख सकते पर उनका बेस यही होगा और हमेशा बेस यही होगा, 5 के अलावा छठवा कुछ होगा ही, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले 6.1 रेट ऑफ चेंज। 6.2 में हमने क्या देखा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, जैसे कि y बराबर साइन एक्स का मैक्सिमम मतलब 0 से यहाँ तक 90 तक, देखो 90 मतलब π/2, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती 0, फिर कितनी आती 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1, मतलब ये बढ़ रही थी, बताओ बढ़ी कि नहीं बढ़ी। अब 1 के बाद ये घटेगी घटेगी घटेगी, एक टाइम पे 0 आ जाएगी, कहाँ 180, साइन 180 वैल्यू 0 होती, फिर ये नेगेटिव जाएगी, ये पहुंची 270, इसे कहते हैं 270 डिग्री, ये -1 तक पहुंची, फिर 270 के बाद 360 तक पहुंचेगी, फिर 0 हो जाएगी, फिर 360 के बाद, फिर 360 के बाद ऊपर पहुंचेगी, फिर प्लस में जाने लगेगी, ऐसे होती साइन की वैल्यू, मतलब 0 से 90 तक बढ़ गई, फिर 90 से 180 तक घट गई, फिर 180 से फिर 270 तक फिर घटी, फिर 270 से 360 तक फिर बढ़ गई, मतलब ये घटना बढ़ना बना रहेगा, ठीक है। और ऐसे ही हम काफी सारे फंक्शंस का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग
पाथ निकालेंगे कि ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक बढ़ा था और यहाँ से यहाँ तक घटा था। ये हम इस एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे 6.2 में। 6.3 में क्या था, स्लोप एंड टेंजेंट, किसी वक्र पर स्पर्श और अभिलंब के समीकरण निकालेंगे। ठीक है। 6.4 में हमने देखा कि 6.4 में क्या है, इसे कहते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू, सन्निकट मान। सन्निकट मतलब अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग। आप ये जो वैल्यू निकालेंगे, मैंने निकाला 32 की पावर 1/15, तो ये आप अप्रोक्सीमेट में ही निकालें। ठीक है, सन्निकट। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, परिवर्तन, है या नहीं। तो ये भी एक परिवर्तन ही है, पर इस परिवर्तन में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस है कि ये परिवर्तन बहुत ही छोटा परिवर्तन होता है, बहुत ही छोटा। जैसे हमें किसी बड़ी चीज में परिवर्तन देखना, तो हम उसे d/dx से रिप्रेजेंट करेंगे, पर अगर हमें छोटा परिवर्तन देखना, बहुत मिनिमम, तो हम उसमें डेल से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। 6.5 हमने तुम्हें बता दिया, 6.4 था, ये अप्रोक्सीमेशन था, और 6.5 क्या था, मैक्स वो मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है, समझ में आ रहा। इतना था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब हमें एक्सरसाइज पढ़नी, कौन सी, 6.1। अब देख, क्लास में हमने क्या सीखा कि डिफरेंस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या होते, हमने यूज कैसे करते, इसका पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। ठीक है, ठीक से हमने समझाया इंट्रोडक्शन क्या है इसका। अब इसके बाद हम 6.1 एक्सरसाइज को फोकस करें। एक्सरसाइज 6.1 समझो जरा। 6.1 में क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए त्रिज्या r के सापेक्ष। ठीक है, क्या करना हमें, वृत्त के परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष। मतलब चेंज का हमें चेक करना हमें r के रिस्पेक्ट में। ये रिस्पेक्ट वर्ड कहां से आता है, ये समझिए जरा। हम सबने ट्रेन में सफर किया होगा, किया है या नहीं। अब अगर हम कहें कि हम ट्रेन में चल रहे हैं, तो बताओ हम विराम अवस्था में है या गति अवस्था में, रेस्ट में है या मोशन में। हम दोनों में है, डिपेंड करता है हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम ट्रेन के रिस्पेक्ट में बात करें, क्योंकि हम ट्रेन के अंदर हैं, और अगर हम ट्रेन के रिस्पेक्ट में बात करें, ट्रेन के सापेक्ष हम किस अवस्था में है, तब हम विराम अवस्था में है या नहीं, रेस्ट में है। पर अगर हम ट्रेन के बाहर कोई पेड़ लगा, उसके सापेक्ष बात करें, तो हम गति अवस्था में, बताओ है या नहीं। तो ये होती सापेक्षता। सेम इसी प्रकार x के सापेक्ष अगर हम बात करें, जैसे कि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया तो कितना आता, 1। a का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया तो कितना आता, 0। पर अगर a का डिफरेंशिएशन a के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा, 1। याद रखना। अब इस चैप्टर में अभी हम a का डिफरेंशिएशन 0 कर रहे थे या नहीं, पर अब हम a का डिफरेंशिएशन 0 नहीं करेंगे। क्या करेंगे, समझो जरा। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम सारी चीजें खुद से मानेंगे, दिया नहीं होगा अभी। ठीक है, फंक्शन अभी दिया नहीं होगा, हमें खुद बनाना पड़ेगा। अब जैसे कि हमने कहा एक वर्ग है, वर्ग की भुजा कितनी है, मान लिया a है, तो हम x भी तो मान सकते थे। तो हम x जब मानते तो डिफरेंशिएशन 1 लिखते, और जब हमने a माना तो क्या हम 0 लिख दें, नहीं लिख सकते ना। तो क्योंकि हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं, इस वजह से हम किसी को कांस्टेंट नहीं मान सकते। ठीक है, अगर हम किसी को मान रहे हैं तो वो वेरिएबल की है, कांस्टेंट नहीं है, याद रखना। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है, वृत्त के क्षेत्रफल मतलब एरिया का परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष करना, त्रिज्या r के सापेक्ष, मतलब d/dr। ये चीज क्या बताता है कि एरिया का डिफरेंशिएट हो रहा किसके रिस्पेक्ट में, r, रेडियस के रिस्पेक्ट में। मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष, है या नहीं। हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए त्रिज्या r के सापेक्ष। जबकि पहला क्वेश्चन लिखा है r बराबर 3 सेंटीमीटर है, और दूसरा लिखा है r बराबर 4 सेंटीमीटर है, ये है। तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल बताओ क्या होता, वृत्त का क्षेत्रफल होता पाई r स्क्वायर। मतलब ये एरिया है ना, क्षेत्रफल को एरिया कहते और वॉल्यूम को ये आयतन कहते, आयतन को वॉल्यूम कहते। क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर। हमने इसका डिफरेंशिएट किया किसके रिस्पेक्ट में, r के। वो कहता टाइम के रिस्पेक्ट में करो, तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में करते। ठीक है, हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू r, तो a का r के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, dA/dr।
अब क्योंकि पाई आर स्क्वायर है, पाई कांस्टेंट है बाहर रहेगा, आर स्क्वायर कितना आएगा 2r, तो डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू 2 पाई आर, और फिर हमें आर की वैल्यू कितनी दे रखी 3। याद रखना डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें वैल्यू रखनी है, पहले नहीं रखनी। तो ये आ गया डी ए अपॉन डी आर, और रखनी इस टाइप से आर इक्वल टू 2, ऐसे ब्रैकेट लगा के, और आर इक्वल टू 2 पाई इंटू आर का वैल्यू कितना है 2, 2 2 जा 3 है, अच्छा 3 है ये, ठीक है। तो 3 2 जा 6 पाई। इसका यूनिट क्या आएगा, देखो क्षेत्रफल और नीचे क्या है त्रिज्या। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन रेडियस का कितना होता, अब हम सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट नहीं सकते ऐसे ही लिखे रहने देना पड़ेगा। मतलब ये मात्रक देखने से हमें पता लग जाएगा कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है आर के साथ, समझ आ रहा। तो ये निकाला आया डी ए अपॉन डी आर एट आर इक्वल टू 3। बताओ समझ में आया। सेम सेकंड क्वेश्चन है, केवल आर इक्वल टू 4 ही रखना। यहाँ पर हमने 4 रखा तो 4 2 8 पाई आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, समझ आ रहा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा है एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ठीक है। क्या लिखा, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। जरा ठीक से समझना, इसने दिया क्या है और हमसे पूछ क्या रहा है, दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। उसने कहा एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब चेंज किसके रिस्पेक्ट में हो रहा, सेकंड मतलब टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है नहीं, क्या चेंज हो रहा, आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी वी अपॉन डी टी का वैल्यू दे रखा, देखो कहीं पे वहां नहीं लिखा कि टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है, कहीं लिखा नहीं लिखा, पर हमने किससे पहचाना, क्षेत्रफल से, इससे यूनिट से पहचाना, मात्रक से पहचाना है नहीं। ये चीज याद रखना, मात्रक देख के हम पता लगा सकते कि किसका परिवर्तन दिया है, किसके सापेक्ष दिया है, ठीक है। लिखा है सेंटीमीटर क्यूब मतलब आयतन, अपॉन में लिखा सेकंड मतलब टाइम, तो आयतन का टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डीवी अपॉन डी डीवी अपॉन डी का वैल्यू दे रखा। आगे वो कह रहा पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, क्षेत्रफल मतलब एरिया, वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, अगर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में है तो टाइम के रिस्पेक्ट में ही निकालेंगे, ठीक है। हमें डी ए अपॉन डी टी निकालना है, डीवी अपॉन डी टी दिया है, ठीक है। और है क्या ये घन, क्या है घन, लिखा है एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 12 सेंटीमीटर है, किनारा जो है देखो घन है ये, घन का किनारा हम कुछ भी मान लें, ए मान लिया, याद रखना ये ए और इस ए में अंतर है, इस ए का मतलब है घन का किनारा और इस वाले ए का मतलब क्षेत्रफल है, ठीक है। तो हमने ए सेंटीमीटर माना, तब सबसे पहले घन का आयतन, घन का आयतन कितना होता, घन का आयतन ए क्यूब, ए क्यूब डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, एक्स के टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें दिया क्या है डीवी अपॉन डी, हमने डिफरेंशिएट किया तो आ गया डीवी अपॉन डी इक्वल टू ए क्यू का आ जाएगा 3a स्क्वायर। अब क्योंकि ए का टी के रिस्पेक्ट में हुआ तो डी ए अपॉन डी टी आएगा, है ना। क्या किया, ए का टी के रिस्पेक्ट में किया तो डी ए अपॉन डी टी आ गया। क्यों रिफ्लेक्ट तो नहीं कर रहा इसमें ज्यादा, देख दिखाई दे रहा, दे रहा, कहाँ कहाँ रुक जा ओए, करेगा वो करेगा, रहने दे इधर इतने इतने में दिख रहा, हाँ ठीक है वहां नहीं लिखेंगे, ठीक है, काय के लिए नुकसान हो अपना। तो देखो डीवी अपॉन डी टी क्या निकला है 3a स्क्वायर डी ए अपॉन डी टी, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, डी ए अपॉन डी टी का वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे, डीवी अपॉन डी टी तो दिए, ये कितना है 8, 3a स्क्वायर डी ए अपॉन डी टी, तो इसको जब डिवाइड में भेजा तो डी ए अपॉन डी टी बताओ कितना आया 8 अपॉन 3a स्क्वायर, बताओ आया नहीं आया। इसको अभी ऐसे ही लिखा रहने दिया, हमसे ये नहीं पूछा था, हमसे पूछा था डी ए अपॉन डी टी कैपिटल ए मतलब रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
पर ये काय में चेंज निकला, ये कोर में, घन की एक भुजा में निकला। ठीक है, तो हमें इसका यूज नहीं करना, मतलब ये नहीं निकालना था। अब हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल बताओ कितना होता, 6a², 6a², एरिया मतलब a, 6a², डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो एरिया का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करें तो आएगा dA/dt इक्वल टू 6 2 12a, 12a। अब क्योंकि a का t के रिस्पेक्ट में हुआ तो dA/dt भी आएगा, बताओ आएगा या नहीं, तो यहाँ पर हमने लिखा dA/, बस आंसर आ गया 12a इंटू dA/dt की वैल्यू ये है। इसीलिए हमने पहले ये निकाला था, क्योंकि यहाँ पर हमें dA/dt की जरूरत पड़ेगी, तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो कितना है 8/3a², तो 8/3a², 3 से कैंसिल कर दो, 3 4 12, एक ए से एक कैंसिल कर दो 8, और अपॉन में कितना बचा, बचा है नहीं, तो ये कितना आ गया 8 गुणा 4 32 बटे a। अब a का वैल्यू रख दो, dA/dt एट a इक्वल टू कितना रखना हमें, कितना था 12, a दिया था ना 12 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ 12 रख दिया, तो 32 बटे 12, इसे काट दो 2 से, 4 से काट दो, 4 8 32, 4 3 12, 8/3 आ गया। समझ आ रहा, 8/3, जो कि इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन में क्या है टाइम मतलब सेकंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये इसका 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड का आंसर आ गया। समझ आ रहा, एक बार फिर समझ लो क्या किया, हमें दिया था, कह रहा था एक घन का आयतन इतने 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो बताइए कि इसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि घन का किनारा कितना है 12 सेंटीमीटर, है ना। हमने क्या किया, dV/dt का वैल्यू दिया था, तो हमने b मतलब आयतन, घन का आयतन क्या होता है AQ का डिफरेंशिएशन किया b टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dV/dt, AQ का आ गया 3a² dA/dt, क्योंकि a का t के रिस्पेक्ट में हुआ तो dA/dt भी आएगा। यहाँ पे हमने dV/dt का वैल्यू रखा और dA/dt का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया, घन का क्षेत्रफल क्या होगा 6a², इसका डिफरेंशिएशन किया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इतना आया 12a dA/dt। ठीक है, अब dA/dt का वैल्यू ये रख दिया 8/3a², जब वैल्यू रखा थोड़ा सॉल्व किया तो आया 32 बटे a, और a का वैल्यू हमें पता था कितना है 12, जो कि इस वाले सवाल में भी सबसे लास्ट में रखा था ना हमने 3, है ना, तो यहाँ पर भी कितना रखेंगे 12 रखेंगे, तो हमने जब 12 रखा तो आया 8/3, और यूनिट कितनी रखी हमने सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि क्षेत्रफल होता सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम होता सेकंड, इसीलिए इसकी यूनिट क्या बनी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। समझ आ रहा, लिखो इसे, ये लिख लिए ना। सेकंड क्वेश्चन सेकंड हो गया, थर्ड क्वेश्चन देखो, लिखा है एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। देखो वही दिया है इसमें क्या लिखा, समान रेट से त्रिज्या बढ़ रही, त्रिज्या क्या है सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर पर सेकंड, लिखा ना सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड का मतलब क्या है, ये त्रिज्या तो है पर किसके सापेक्ष बदल रही, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को लिखा है एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो मतलब त्रिज्या टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो dr/dt दिया है हमें, और वो कह रहा है ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से परिवर्तित होता है, मतलब dA/dt हमें निकालना है। सबको पता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त दिया ना, वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी r, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr², a इक्वल टू πr², क्षेत्रफल को a कह सकते, हमने इसका डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो a का टाइम के रिस्पेक्ट में कितना है dA/dt, और यहाँ कितना आ गया 2πr, क्योंकि पाई कांस्टेंट है, r² का 2r आएगा, तो टोटल 2πr बन गया। अब क्योंकि r का टाइम के रिस्पेक्ट में हुआ, मतलब r का t के रिस्पेक्ट में हुआ, तो dr/dt आएगा। लो ये क्वेश्चन तो उससे भी ज्यादा सरल है, देखो dA/dt इक्वल टू 2πr, और dr/dt कितना है 3, तो dA/dt इक्वल टू 3 2 6πr। अब लास्ट में उसने r का वैल्यू दे रखा, देखो 10 सेंटीमीटर, कह रहा है त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, अब त्रिज्या अगर 10 सेंटीमीटर है तो dA/dt यहाँ लिखो r इक्वल टू कितना 10,
इक्वल टू 6 पाई इंटू 10, तो टोटल कितना आ गया 60 पाई। अब क्षेत्रफल क्या इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर। आ रहा समझ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर है। तो ये भी बिल्कुल सेम है, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ त्रिज्या में परिवर्तन की दर दी थी, वहां पर किनारे में परिवर्तन की दर दी, इसमें दिया है घन। एक घन है, इसका किनारा कितना, हम तो मान रहे ए, जहां ए का वैल्यू फिर दे रखा कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। वो कह रहा घन का किनारा मतलब ए घन का किनारा टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा, तो डीए अपॉन डी टी कितना दे रखा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, आयतन का निकालना है। आयतन कितना होता है घन का, ए क्यू। हमने डिफरेंशिएशन किया, अब इसे बी मानते ना, बी इक्वल टू ए क्यू, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया, तो कितना आया ये डीवी अपॉन डी टी इक्वल टू ए क्यू का 3a स्क्वायर। अब क्योंकि a का t के रिस्पेक्ट में हुआ तो dA अपॉन dt भी आएगा, dV अपॉन dt इक्वल टू 3a स्क्वायर इंटू dA अपॉन dt का वैल्यू कितना है 3, तो 3 रखा, तो dV अपॉन dt अब वैल्यू रख दो 3 3 9a स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अब a का वैल्यू रख दो, a का वैल्यू कितना है, तो a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, अकेला 10 लिखो, यह आ जाएगा 90 इंटू a का वैल्यू कितना है 10, तो 10 का होल स्क्वायर, तो ये आया 9 इंटू 10 का होल स्क्वायर 100, तो कितना आया टोटल 900, ठीक है। 900 आ गया। यूनिट क्या रहेगी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, क्योंकि आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब और टाइम है तो सेकंड। आ रहा समझ। इसके बाद वाला देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्त में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। बताया था एक ठहरे हुए जल में जब पत्थर डालते हैं तो उसकी वृत्ताकार तरंगें चलती जाती, वही क्वेश्चन आ गया। एक झील में पत्थर डाला जाता है और वृत्ताकार तरंगें 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चल रही हैं, तरंगें चल रही, समझना जरा, ये यहां से स्टार्ट हुआ और तरंगें ऐसी चलती जा रही, तो बन क्या रहा एक वृत्त, तो ये क्या बढ़ रहा, मतलब त्रिज्या बढ़ रही है नहीं, तो यहाँ पर वृत्ताकार तरंगों का बढ़ने का मतलब है कि वृत्त की त्रिज्या बढ़ रही, त्रिज्या मतलब आर, तो डी आर अपॉन डी टी कितना दे रखा 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। जब वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, रेडियस कितनी कह रहा वो 8 सेंटीमीटर है, उस क्षण घिरे हुए क्षेत्रफल की दर से बढ़ रहा है, मतलब क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ये पूछ रहा है, मतलब डी ए अपॉन डी टी। तो उस टाइम जब r का वैल्यू 8 है उस टाइम पे क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या है, ठीक है। हम क्या करेंगे डायरेक्ट वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, हमने डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आ जाएगा t के रिस्पेक्ट, तो d a अपॉन डी टी इक्वल टू 2 पाई r, और क्योंकि डी आर अपॉन डी टी आएगा तो डी आर अपॉन डी टी का वैल्यू कितना है 5, 5 टू जा 10 पाई इंटू आर का वैल्यू कितना रखना, तो टोटल आंसर 80 पाई। क्षेत्रफल क्या, यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। समझ आ रहा, कोई कंफ्यूजन, क्या कहा हमने एक बार फिर सुन लो, एक स्थिर जल में पत्थर डाला जाता है और वृत्ताकार तरंगें 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो वृत्त की तरंगें बढ़ने का मतलब है कि उसकी त्रिज्या बढ़ रही, क्योंकि यहाँ से तरंगे ऐसे ऐसे ये तरंगे बढ़ रही ना और बड़ी होती जा रही, तो इसकी त्रिज्या बढ़ रही, ठीक है। त्रिज्या बढ़ने की दर है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। उसने कहा जब r इक्वल टू 8 है, त्रिज्या 8 है, तब बताइए इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगी। हमने क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, डिफरेंशिएशन किया टाइम के रिस्पेक्ट में, पाई आर स्क्वायर का आ गया 2 पाई आर डिफरेंशिएशन, और फिर क्या आएगा r का t के रिस्पेक्ट में किया तो डी आर अपॉन डी टी,
और dr अपॉन dt की जगह हमने डायरेक्ट वैल्यू कितनी रख दी 5, तो 5 2 जा 10 पाई और r का वैल्यू रख दिया, r का वैल्यू कितना है 8, तो टोटल कितना आ गया 85। ठीक है, पाई की वैल्यू नहीं रखनी, इतना ही आंसर सही। समझ आ रहा ना? ठीक है, लिखो।